आपकी कंपनी का पैसा आपके बेटे की स्कूल फीस भर रहा है, आपकी कंपनी का पैसा नई गाड़ी की ईएमआई भर रहा है, आपकी कंपनी का पैसा घर की रिनोवेशन में लगा हुआ है और आप सोच रहे हो भाई ये तो मेरी ही कंपनी है तो पैसा निकालने में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि कंपनीज एक्ट की सेक्शन 185 के तहत ये काम सीधा इलीगल है। पेनल्टी 25 लाख तक का फाइन और डायरेक्टर्स के लिए जेल। मैं विपिन गुप्ता, सीए और वर्चुअल सीएफओ, और आज का ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो अपने बिजनेस को एक अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं। फंडिंग लेनी है, स्केल करना है या इन्वेस्टर रेडी होना है। अगर आप अभी भी अपनी कंपनी को अपनी पर्सनल पॉकेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो आप ना सिर्फ अपनी वैल्यूएशन बर्बाद कर रहे हैं, आप एक सीरियस लीगल रिस्क में भी हैं। आज मैं आपको वो 4 पिलर्स दूंगा जो एक लाला कंपनी को एक इन्वेस्टेबल कॉर्पोरेट में कन्वर्ट करते हैं। ये कोई मोटिवेशनल कंटेंट नहीं है, ये प्योर नंबर्स और लॉ का गेम है। पहले कॉन्टेक्स्ट समझो। भारत में लगभग 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज हैं और इनमें से 90% एक कॉमन प्रॉब्लम शेयर करते हैं। ओनर और बिजनेस एक ही हैं, मतलब ओनर का बैंक अकाउंट और कंपनी का बैंक अकाउंट प्रैक्टिकली एक ही चीज है। साल के अंत में सीए आता है और कुछ खर्चे बिजनेस में डाल देता है, आईटीआर फाइल होती है और सब ठीक लगता है। छोटे लेवल पर ये चल भी जाता है, लेकिन जब आप बढ़ना चाहते हो, जब बैंक से वर्किंग कैपिटल चाहिए, जब कोई वीसी या प्राइवेट इक्विटी आपको फंड करना चाहता है या जब आप कोई बड़ा B2B कॉन्ट्रैक्ट जीतना चाहते हो, तब ये गल्ले की सोच आपको बर्बाद कर देती है। 2026 में फंडिंग एनवायरनमेंट टाइट है, इन्वेस्टर्स और बैंकर पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट है और एक मैसी उलझी हुई बैलेंस शीट वाला बिजनेस, चाहे उसकी सेल्स कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसको फंड नहीं मिलेगा। यही रियलिटी है। तो कोर प्रॉब्लम क्या है? ये है कि ज्यादातर बिजनेस ओनर्स ने कभी सीरियसली सोचा ही नहीं कि बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अकाउंटिंग का सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है, ओनर और बिजनेस 2 अलग अलग हैं। वो 2 अलग पर्सनैलिटीज हैं, 2 अलग टैक्स आइडेंटिटीज हैं, 2 अलग बैंक अकाउंट्स हैं। अगर आपने 10 लाख का प्रॉफिट निकाला है तो उसे निकालने का एक ऑफिशियल तरीका है, या तो डायरेक्टर रेम्युनरेशन के रूप में या डिविडेंड के तरीके से सीधा अकाउंट से ट्रांसफर करना, चाहे वो आपकी ही कंपनी क्यों ना हो, ये एक वायलेशन है। और जब इन्वेस्टर आते हैं ड्यू डिलिजेंस करने, वो पहले यही देखता है, और जब ये मिसमैनेजमेंट दिखाई देता है तो डील या तो टूट जाती है या आपकी वैल्यूएशन 30 से 40% तक गिर जाती है। ये आपका सबसे बड़ा नुकसान है और ये किसी कंपटीटर की वजह से नहीं, आपकी खुद की सोच की वजह से होता है। अब एक एक करके समझो इन 4 पिलर्स को। पहला पिलर है फाइनेंशियल डिसिप्लिन, मतलब पर्सनल और बिजनेस का कंप्लीट सेपरेशन। ये सिर्फ बैंक अकाउंट अलग रखने की बात नहीं है, ये माइंडसेट की बात है। आज से एक रूल बना लो, जो भी पर्सनल खर्चा है वो पर्सनल अकाउंट से होगा। कंपनी से सिर्फ वो निकालो जो ऑफिशियली स्ट्रक्चर हुआ है। अब आप पूछो भाई तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म टैक्स का दर्द है। लॉन्ग टर्म में आपकी कंपनी की वैल्यूएशन क्लीन रहेगी, इन्वेस्टर ट्रस्ट करेगा, और जब आप 10 करोड़ की डील टेबल पर रखोगे तो बुक्स रेडी होंगी आपकी। एक छोटा सा एग्जांपल, इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 37 कहता है कि सिर्फ वही खर्चा बिजनेस एक्सपेंसेस में जाना चाहिए जो होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए है। अगर आपने घर की रिनोवेशन, फैमिली ट्रिप या पर्सनल गाड़ी को बिजनेस एक्सपेंस में डाला, टैक्स डिपार्टमेंट उसे डिसअलाउ करेगा और फिर सीधा 30% टैक्स, इंटरेस्ट और इन केसेस में 200% तक की पेनल्टी। आप आज का 5 लाख का टैक्स बचाने के चक्कर में कल से 50 लाख की पेनल्टी का रिस्क ले रहे हैं। दूसरा पिलर है राइट टैलेंट एट राइट कॉस्ट, और यहाँ पे एक मिथ तोड़ देता हूँ मैं सीधा। बहुत से फाउंडर्स सोचते हैं कि उन्हें एक सीएफओ चाहिए तो मतलब एक फुल टाइम सीनियर हायर करना पड़ेगा जो मिनिमम 30 से 35 लाख रुपए पर साल का होगा, ऊपर से ईसोप अलग देने पड़ेंगे, और वो सोचते हैं अभी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, बाद में देख लेंगे, और ये बाद में कभी नहीं आता। रियल सॉल्यूशन यही है वर्चुअल सीएफओ, फ्रैक्शनल टैलेंट का मॉडल। जब आपको एक पूरा सर्जरी टीम नहीं चाहिए, सिर्फ एक स्पेशलिस्ट सर्जन चाहिए, तो आप उसे हायर करते हो अपने काम के लिए, अपनी ज्यादा जरूरत के वक्त के लिए। सेम लॉजिक
एक VCFO आपको 75,000 से 1 लाख पर मंथ में इजीली मिल जाएगा। और वो करता क्या है? कैश फ्लो फोरकास्टिंग, VC नेगोशिएशंस, ड्यू डिलिजेंस रेडीनेस, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग, ये वो स्ट्रेटेजिक आवर्स हैं जो एक्चुअली आपके बिजनेस को अगले लेवल पर ले जाने के लिए जरूरत है। तो मैथ क्लियर है, 30 लाख साल का फुल टाइम CFO वर्सेस 9 से 12 लाख का VCFO रिटेनर। ये है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, फ्रैक्शनल टैलेंट का पावर। तीसरा पिलर है स्मार्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो 90% फाउंडर्स गलत समझते हैं। उन्हें लगता है बैंक लोन महंगा होगा, 10 से 12% का इंटरेस्ट लगता है, तो VC से इक्विटी लेना ज्यादा अच्छा है, फ्री में पैसा मिलता है। ये सबसे बड़ा फाइनेंशियल इल्यूजन है। इक्विटी कभी फ्री नहीं होती, वो सबसे महंगी कैपिटल होती है। एक सिंपल मैथ देखो, आपने 50 लाख के लिए 20% इक्विटी दे दी, 5 साल बाद आपकी कंपनी 50 करोड़ की हो गई। उस 20% इक्विटी की वैल्यू अब 10 करोड़ है, मतलब आपने 50 लाख के लिए 10 करोड़ चुका दिया। ये कौन सा इंटरेस्ट रेट बन गया? इसको कहते हैं WACC, मींस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक VCFO हमेशा WACC कैलकुलेट करता है ताकि ये डिसाइड हो सके कि किस काम के लिए डेट लेना है और किस काम के लिए इक्विटी डील होनी चाहिए। और 2026 में एक नया ऑप्शन आया है जिसे ज्यादातर फाउंडर्स जानते भी नहीं है, रिवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग यानी RBF। OECD की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक इस मॉडल में 62% कगार की ग्रोथ आ रही है। इसका मतलब ये है, अगर आपका रिकरिंग रिवेन्यू 5 करोड़ रुपए साल का है तो फिनटेक प्लेटफॉर्म जैसे रिकर क्लब आपको आपके फ्यूचर GST सेल्स के बेसिस पर 1 करोड़ तक का कैपिटल दे देते हैं, बिना कोई इक्विटी लिए, बिना कोई प्रॉपर्टी कोलेट्रल रखे। अब आप अपनी हिस्सेदारी बचाते हैं, अपना बिजनेस कंट्रोल अपने पास रखते हैं और वर्किंग कैपिटल आपको मिल जाती है विदाउट एनी कोलेट्रल। ये 2026 का ग्रोथ हैक है और सिर्फ वो फाउंडर इसका यूज कर पा रहे हैं जिन्होंने अपनी बुक्स क्लीन रखी है। अब मैं आपको चौथा पिलर के बारे में बताता हूँ। चौथा पिलर है ऑडिट रेडी सिस्टम, और ये सबसे अंडररेटेड चीज है। 2026 में कोई भी सीरियस इन्वेस्टर, VC हो, प्राइवेट इक्विटी हो या कोई स्ट्रेटेजिक बायर, वो पहले एक 147 पॉइंट ड्यू डिलिजेंस चेकलिस्ट चलाता है। डाटा रूम ऑडिट्स, कैप टेबल वेरिफिकेशन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एनालिसिस, एवरीथिंग। और अगर आपकी बुक्स अभी भी मैसी हैं तो ये 147 पॉइंट्स आपको हिला कर रख देंगे। 80% डील्स इसलिए कैंसिल होती हैं या वैल्यूएशन 30 से 40% गिरा दी जाती है। ये फिगर कोई एस्टिमेट नहीं है, ये 2026 के इंडियन PE वर्सेस VC इंडस्ट्री के एक्चुअल्स पैटर्न है। और एक चीज और, जिसे मैं फैंटम कैप टेबल प्रॉब्लम कहता हूँ, ये बहुत कॉमन है अर्ली स्टेज स्टार्टअप में। फाउंडर ने अर्ली डेज में अपने दोस्त को बोला, यार तुझे 5% दे दूंगा, रिश्तेदार को बोला उन्हें भी थोड़ा दे देंगे। ये सब कुछ इनफॉर्मल, अनरिकॉर्डेड, कोई पेपर वर्क नहीं, कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं। और जब कोई बड़ा फंड आता है इन्वेस्ट करने के लिए, पहला काम करता है कैप टेबल चेक करना, कैपिटलाइजेशन टेबल, यानी किसका कितना हिस्सा है कंपनी में। और जब ये फैंटम शेयर्स दिखेंगे जो ना रिकॉर्डेड है ना लीगल है, तो इन्वेस्टर सीधा डील से बाहर हो जाता है। एक VCFO डे 1 से कैप टेबल को डिजिटली लॉक करके रखता है, हर शेयर, हर एग्रीमेंट डॉक्यूमेंटेड। यही इन्वेस्टर रेडीनेस है। अब एक ओनर A और ओनर B का कंपैरिजन करते हैं। दोनों लुधियाना में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चलाते हैं। 8 करोड़ का टर्नओवर दोनों का है। ओनर A ट्रेडिशनल स्टाइल में चल रहा है, कंपनी के अकाउंट से पर्सनल एक्सपेंसेस निकल रहे हैं, गाड़ी की EMI, बच्चे की फीस, घर का रिनोवेशन, सब बिजनेस एक्सपेंसेस में डल रहा है। CA साल में एक बार आता है, रिटर्न फाइल करता है, कुछ एडजस्टमेंट होते हैं। एक VC आता है इन्वेस्ट करने, ड्यू डिलिजेंस शुरू होती है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस दिखे, बुक्स उलझी हुई हैं, पर्सनल और बिजनेस अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस हैं। VC ने वैल्यूएशन 4 करोड़ से गिराकर 25 करोड़ कर दी, डील टूट गई और टैक्स नोटिस अलग से आया। सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग पर्सनल एक्सपेंसेस डिसअलाउ हुए, 8 लाख के एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी। ओनर B ने एक VCFO को हायर किया 18 महीने पहले। उसने डायरेक्टर रेम्यूनरेशन प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर किया, RBF से वर्किंग कैपिटल ली, इक्विटी दिए बिना, कैप टेबल क्लीन रखी, बुक्स बिग फोर ने ऑडिट की,
वहीं वीसी आया, ड्यू डिलिजेंस 3 हफ्ते में कंप्लीट, डील 45 करोड़ वैल्यूएशन पर क्लोज हुई। दोनों का टर्नओवर सेम, डिफरेंस सिर्फ सिस्टम का था। अब साइकोलॉजी समझो, क्यों एमएसएमई फाउंडर्स ये गलतियां करते हैं। बिहेवियरल फाइनेंस में इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म मियोपिया, मतलब आज का टैक्स बचाओ, आज का खर्चा बिजनेस में डालो, आज कंफर्टेबल रहो, कल की वैल्यूएशन, कल की डील, कल की पेनल्टी, वो बात की बात है। एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, लेकिन ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ही आपको बढ़ने से रोकती है। दूसरा डर होता है कंट्रोल का डर। फाउंडर सोचता है अगर मैं प्रॉपर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाऊंगा, बोर्ड बैठेगा, इन्वेस्टर आएगा, तो मेरा कंट्रोल चला जाएगा। ये फियर लेजिटिमेट है, लेकिन सॉल्यूशन ये नहीं कि स्ट्रक्चर ही ना बनाओ, सॉल्यूशन ये है कि सही स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें आपका कंट्रोल भी रहे और इन्वेस्टर भी कंफर्टेबल रहे। एक वीसीएफओ ही करता है, स्ट्रक्चर डिजाइन करता है जिसमें फाउंडर की मेजॉरिटी स्टेक भी बची रहे, ऑपरेशंस भी क्लीन हो और फंडिंग भी मिलती रहे। तो अब एक सॉल्यूशन फ्रेमवर्क क्लियरली समझो, सिंपल 5 स्टेप्स में। पहला, आज से एक अलग करंट अकाउंट खोलो कंपनी के लिए। 1 रुपया भी पर्सनल काम के लिए कंपनी अकाउंट से मत निकालो बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के। दूसरा, डायरेक्टर रेम्युनरेशन और डिविडेंड का एक क्लीन स्ट्रक्चर बनाओ अपने सीए के साथ, जो भी खुद के लिए चाहिए वो इस रूट से लो। तीसरा, अपना कैप टेबल आज ही डॉक्यूमेंट करो। अगर किसी को इनफॉर्मली शेयर देने का प्रॉमिस किया है, उसे लीगली सेटल करो या कैंसिल करो। फैंटम शेयर्स फ्यूचर में प्रॉब्लम करते हैं। चौथा, अपना WACC समझो। कोई भी फंडिंग डिसीजन, बैंक लोन, वीसी इक्विटी या RBF WCAC के बेसिस पर लो, इमोशन के बेसिस पर नहीं। और पांचवा, इन्वेस्टर आने से कम 6 महीने पहले अपनी बुक्स को ड्यू डिलिजेंस रेडी रखो। 147 पॉइंट चेक लिस्ट अवेलेबल है, उसे देखो और एक एक पॉइंट को क्लियर करो। अब रिस्क वार्निंग क्लियरली देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सेक्शन 185 और 188 कंपनी एक्ट के तहत बिना प्रॉपर रिजोल्यूशन के बिजनेस का पैसा फैमिली या डायरेक्टर्स के पर्सनल काम में लगाना इलीगल है। 25 लाख तक का फाइन और डायरेक्टर्स के लिए इम्प्रीजनमेंट। सेक्शन 37 इनकम टैक्स एक्ट, पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस में डालने पर डिसअलाउंस, 30% टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस 200% तक की पेनल्टी ऐसे केसेस में लगती है। वैल्यूएशन, मैसी बुक्स की वजह से 30 से 40% हेयर कट डायरेक्टली। और फैंटम शेयर्स, एक अनडॉक्यूमेंट इक्विटी प्रॉमिस पूरी वीसी डील को ही रोक देता है। ये सारी पेनल्टीज और कॉन्सिक्वेंसेस एक ही जगह से आती हैं, एक लाला स्टाइल बिजनेस को लाला स्टाइल चलाने की आदत से, और इनमें से हर एक को अवॉइड किया जा सकता है सिर्फ एक बार सही स्ट्रक्चर बनाने से। एक और एंगल जिसे मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ, ऑडिट रेडी एज ए मार्केटिंग टूल। अगर आपकी कंपनी के पास बिग 4 ऑडिटेड बुक्स हैं, क्लीन, रिकनसाइल्ड, कंप्लाइंट, तो आप B2B कॉन्ट्रैक्ट्स और गवर्नमेंट टेंडर्स में अपने कंपटीटर्स से 3 गुना ज्यादा तेजी से ट्रस्ट जीतते हैं। ये आपका कंपिटिटिव एडवांटेज हो जाता है। इन्वेस्टर्स, बैंक्स, लार्ज कॉर्पोरेट्स सब देखते हैं कि आपकी बुक्स ट्रस्टवर्दी है या नहीं। ये सिर्फ कंप्लायंस नहीं है, ये आपकी ब्रांड की क्रेडिबिलिटी है। तो मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ, एक लाला कंपनी से एक इन्वेस्टेबल कॉर्पोरेट बनना कोई ओवरनाइट का काम नहीं है, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। 4 पिलर्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, राइट टैलेंट एट राइट कॉस्ट, स्मार्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑडिट रेडी सिस्टम, ये 4 चीजें एक साथ इंप्लीमेंट करो और 12 महीने के अंदर आपका बिजनेस फंडेबल, स्केलेबल और लीगली क्लीन होगा। मैं विपिन गुप्ता, मेरा काम यही है आपके बिजनेस को प्रॉपर स्ट्रक्चर देना ताकि वो सिर्फ चल नहीं सके बल्कि ग्रो करे। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी कंपनी की स्पेसिफिक सिचुएशन देखूं तो मुझे व्हाट्सएप करो, नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो और कमेंट में बताओ क्या आपका पर्सनल और बिजनेस अकाउंट अभी भी एक है। ऑनेस्टली जवाब देना। विपिन गुप्ता साइनिंग ऑफ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।